नेक एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब वो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है। वो चीज एडमिशन वाला पेरेंट्स भी देखता है, और वो चीज जो कंपनी उसको नौकरी देगी वो भी देखती है कि यार ये नेक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ के स्टूडेंट अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले आपको फिर कॉलेज का क्वालिटी का लेवल देखना है, नेक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, और फिर वहां का आप इंफ्रा जाके चेक करो, वहां की फैकल्टी चेक करो, और वहां फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि उसका प्लेसमेंट का बैकग्राउंड चेक करो। बच्चे को आप अगर प्रोडक्ट के रूप में देखोगे तो काम नहीं होगा, आपके साथ उसको इंजीनियरिंग का जीवन जीना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर दिन सोचना पड़ेगा। इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए सरकारी में है कि हमारे पिछले 3-4 बैच हुए, लगभग मैक्सिमम बच्चे उनमें से जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। हाँ। ये हिडन ब्रांच है जो लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, आज का सवाल आपके कैरियर निर्माण में रामबाण साबित होगा। साइंस बैकग्राउंड से 12th करने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुझान करते हैं। तो आने वाले 5 से 10 साल में इंजीनियरिंग किस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ता नजर आ रहा है? इंजीनियरिंग में क्या क्या आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? कौन सी इंजीनियरिंग करना बेहतर साबित होगा? और किस संस्थान से किन पैरामीटर्स पर इंजीनियरिंग कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए? इन्हीं कुछ मुख्य सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय इंजीनियर रणजीत सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी। सर, इंजीनियरिंग पेशा ही नहीं, एक पैशन भी है। विद्यार्थी 12th के बाद इंजीनियरिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, एक सुपर करियर बनाते हैं। तो आपकी क्या राय है उन विद्यार्थियों के लिए? क्या सुझाव है कि इंजीनियरिंग को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, 12वीं साइंस के बाद में इंजीनियरिंग एक वन ऑफ द ऑप्शंस है। बच्चे क्या है कि बच्चे सबसे पहले तो 12वीं के बाद बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं ये तैयारी करूं, कहीं एडमिशन लूं, क्या लूं। तो उसको इंजीनियरिंग के बारे में उसको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के इच्छुक है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही फील्ड में एंटर कर रहे हैं। इस दुनिया में सब कुछ बेरोजगारी आ सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग की बेरोजगारी कभी नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री जाने में भी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। उस पूरे प्रोसेस को वहां तक ले जाने में मुख्य रोल इंजीनियर्स का रहना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, फैक्ट्रीज डेवलप होनी है, मैन पावर डेवलप होना है। तो वो मैन पावर मैक्सिमम उनको टेक्निकल मैन पावर की ही जरूरत पड़ेगी। अब चैलेंज ये आता है कि लोग बोलते हैं साहब इंजीनियरिंग कर ली और फिर हम नौकरी नहीं मिल रही, किसी को क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है। देखो, नौकरी तो तभी मिलेगी जब आप स्किल्ड इंजीनियर बनोगे। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री आपको डिग्री देख के नौकरी नहीं देगी, इंडस्ट्री आपको नॉलेज देख नौकरी देगी। और इंजीनियरिंग की डिग्री नॉलेज बेस्ड ही होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होती है। वो जो लर्निंग अच्छा कर लेगा उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। रही बात अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग में इतनी ज्यादा है कि सुबह से लेके शाम तक इंसान का जीवन इंजीनियरिंग पे निर्भर है कंप्लीटली। अब आप की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट है इंजीनियरिंग का, आप यहीं से देखो। तो इंजीनियरिंग में आजकल इंसान के जीवन में क्या रोल है, उसका सबसे बड़ा ये है कि आप सुबह उठते हो, उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? आज की तारीख में आदमी टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल चेक करता है। इंजीनियर पूरी तरह से उसमें इंजीनियरिंग का काम है। उसके बाद में उठ के वो अपनी गाड़ी चलाता है, वो इंजीनियर है। बाथरूम में मोटर चलती है, वो इंजीनियर है। उसके बाद में ऑफिस में काम करता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इंजीनियर। तो हर जगह इंजीनियरिंग की डिमांड भरी पड़ी है। और उन सब चीजों, उन प्रोडक्ट्स को जो बना रही है फैक्ट्रियां, ये वो सब इंजीनियरिंग की देन है। रोड पे आप चलते हो, इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई है। हर चीज हर जगह इंजीनियर है। साइंस का एडवांस स्ट्रीम इंजीनियरिंग ही तो है। तो इंजीनियर अगर स्किल्ड इंजीनियर है तो उसके पास में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। और इंजीनियरिंग का जो है पिछले 2-3 साल से वापस वो सुनहरा दौर आ चुका है। जो बीच में पिछले 2010 से 2020 के बीच में लोगों ने उसमें कम इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उसका कारण ये था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे आ गए थे जिन्होंने उनको ढंग से तैयार नहीं किया, और उनको बच्चे नॉलेज लेके नहीं गए, मार्केट में प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हो पाए। बिल्कुल। तो अब जो बच्चा प्रॉपर तरीके से एजुकेशन करके निकल रहा है, अब मार्केट में लगभग वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंजीनियरिंग आपने अगर सोच लिया तो फिर अपॉर्चुनिटीज की हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड आपके लिए खुला है। आज की तारीख में आपको पता है कि देखो, ओपन ट्रेड हो गया, आजकल कंट्रीज में आना जाना बहुत इजी हो गया। एक पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। कहीं से कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं की नौकरी कहीं भी ले सकता है। दूसरे आजकल वो जो रिमोट जॉब वाला सिस्टम चला है कि वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीजें, उसके लिए तो लोकेशन को मैटर ही नहीं करती। तो बहुत चीजें हैं, बस ये अपने को समय के साथ में अपग्रेड होना पड़ेगा। वो तो इंजीनियर को क्या, डॉक्टर को भी होना पड़ेगा भी। बिल्कुल।
अगर आप समय के साथ अपग्रेड नहीं हुए तो कौन इलाज कराएगा आपसे, क्योंकि हर चीज क्या है कि अच्छा इंजीनियरिंग तो अब धीरे धीरे जो मेडिकल लाइन में भी एंट्री ले चुके, सारे जो है टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह ये वो MRI CT स्कैन ये सब इंजीनियर का ही खेल है। तो इंजीनियर के लिए मतलब इंजीनियर आप बन रहे हो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बन रहे हो कि जॉब्स की और कैरियर का कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। अब इंजीनियरिंग में सेकेंडरी चीज जो आती है बच्चों के लिए वो सबसे बड़ी आती है कि इंजीनियरिंग में आते ही वहां फिर क्या है कि जैसे मेडिकल लाइन में तो फिक्स है कि MBBS में ले लिया, BDS में ले लिया या वेटनरी में ले लिया, इसमें ले लिया तो फिक्स है भाई यही पढ़ाई पढ़नी। इसमें फिर आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रांचेस। बिल्कुल सही बात है। वहां जाके किस ब्रांच जाती है आदमी की भाई क्या इंजीनियरिंग तो कर लिया मैं किस ब्रांच में लूं, लेकिन ब्रांच से पहले आता है कॉलेज। अब कॉलेज में बच्चे को क्या क्या चेक करना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। क्वालिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन का क्या मेजर है आज के समय में? तो सर जैसे स्टूडेंट जनरली जो देखते हैं वही देखते हैं कि NAC एक्रीडेटेड है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पिछले 15-20 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ, ज्यादा स्किल्ड बेस्ड लोग मार्केट में नहीं निकले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि एक एजेंसी बनाई खुद की कि भाई वो लेना मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है उसे एक्रीडेशन हासिल करे ताकि आम आदमी को पता लग जाए कि ये क्वालिटी वाला इंस्टीट्यूट है और ये नॉन क्वालिटी वाला इंस्टीट्यूट। ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसे कि आभूषणों पर हॉलमार्क, सरकारी हॉलमार्क। बिल्कुल। तो जिस पर हॉलमार्क लगा हुआ होता है उसकी श्योरिटी होती है कि ये वापसी भी होगा तो 100%। तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका NAC एक्रीडेशन का स्टेटस आप चेक कर लो। NAC से वो एक्रीडेटेड है तो इसका मतलब वो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है और उसने एक एडिशनल मान्यता जिसको बोलते हैं अपने आप को प्रूव करने की मान्यता उसने ले रखी है, तो जिस पे आप विश्वास करके एडमिशन ले सकते हो। NAC एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है इसका मतलब वो क्वालिटी कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन है। वो चीज एडमिशन वाला पेरेंट्स भी देखता है और वो चीज जो कंपनी उसको नौकरी देगी वो भी देखती है कि यार ये NAC एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ के स्टूडेंट अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले आपको फिर कॉलेज का क्वालिटी का लेवल देखना है, NAC एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, और फिर वहां का आप इंफ्रा जाके चेक करो, वहां की फैकल्टी चेक करो, और वहां फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि उसका प्लेसमेंट का बैकग्राउंड चेक करो। सही बात है सर। जो अल्टीमेटली घूम फिर के चीज जो आती है नौकरी मिली कि नहीं मिली। क्योंकि सर अभिभावकों का भी यही मानना होता है कि बीटेक तो कर लिया स्टूडेंट ने, उनके बच्चे ने, फिर उसको नौकरी संस्थान दिला पा रहा है नहीं दिला पा रहा है, उसके लिए कितनी वो प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड करा पा रहा है। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के प्लेसमेंट विंग के और प्लेसमेंट सेल ने जो प्लेसमेंट्स कराए ड्यूरिंग सेशन में, हाँ अपन करंट की बात करें तो करंट सेशन में अभी 2-3 दिन पहले ही प्लेसमेंट के लिए खूब सारी कंपनियां आई, 20-25 के लगभग कंपनियां, 30 प्लस कंपनी आई थी और खूब बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं अभी। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो इंजीनियरिंग विंग है, उस इंजीनियरिंग विंग में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पूरी टीम बना रखी है। वो कॉलेज में उनका अपॉइंटमेंट केवल और केवल ये काम करने के लिए ही है। वो राउंड द ईयर कंपनी टू कंपनी जाते हैं, उनके नीड्स पूछते हैं, फिर वो एक डेट फाइनल करते हैं, उसके बाद उन सब कंपनी को यही कैंपस में बुलाते हैं और बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम जाओ अपना रिज्यूम लेके जाओ, कंपनी से मिलो, और उनका फिर सिलेक्शन हो जाता है और वो सीधी जॉब में अपने लग जाते हैं। तो यहाँ डिग्री पूरी होने से पहले उसके अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में होता है। डिग्री पूरी करो, कंपनी जाके ज्वाइन कर लो, और उसके बाद तो एक बार वो नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद तो पूरी सब आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक रास्ता उसको मिल जाता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि उसके लिए इंस्टीट्यूशन कितना सीरियस है, क्या उसके यहाँ प्लेसमेंट ऑफिसर है, उनके यहाँ प्रॉपर प्लेसमेंट का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को नौकरी लग रही नहीं लग रही, पिछले साल कैंपस में कितनी कंपनियां आई, कितनी बार कैंपस हुआ। तो हमने तो भाई एक डेडिकेटेड विंग बना रखी है, उनको कह रखा है साल में 3 से 4 बार आपको कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करानी ही करानी। बिल्कुल, बच्चे को कम से कम साल में 2-3 बार मौका मिलता है, उसके बाद में वो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होता है उस कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाने के बाद में उसको गुड अपॉर्चुनिटी की जॉब दिला दे, यहां तक का काम इंस्टीट्यूशन कर सकता है और वो हम कर रहे हैं बखूबी। बिल्कुल, ये तो 2 बातें रही कि संस्थान चूज करते समय आपको NAC एक्रीडेशन देखना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास UGC ऑटोनॉमस भी है जी। जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद प्लेसमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कॉलेज का, तो प्लेसमेंट के लिए जैसा सर ने बताया कि 3 से 4
ओवर द ईयर प्लेसमेंट पूल ड्राइव हमारे यहाँ पर होती है, जिसमें लगभग, क्योंकि दिसंबर वाले प्लेसमेंट पूल में हमारे पास 50+ कंपनीज थी जी। अभी जो हमने अप्रैल में 27 और 28 अप्रैल को हमारा जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है उसमें हमारे पास 30+ कंपनीज थी, जिसमें लगभग हमारे 1000+ स्टूडेंट्स सफलता हासिल करी है। इससे भी अहम सवाल एक सर जो मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ और सर आप भी एक इंजीनियर जी 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 के रूप में देखते हैं, तो सर ब्रांच सिलेक्शन, क्योंकि कॉलेज कई बार कॉलेज आकाश जी, अच्छे स्टूडेंट बनाने के लिए, इंजीनियर अच्छा बनाने के लिए कदम से कदम बच्चे के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। बच्चे को आप अगर प्रोडक्ट के रूप में देखोगे तो काम नहीं होगा, आपके साथ उसको इंजीनियरिंग का जीवन जीना पड़ेगा और उसके लिए आपको हर दिन सोचना पड़ेगा। वो शेखावटी ग्रुप वैसा सोचता है कि मेरे को मेरे बच्चों को सफल कराना है, इनके लिए मुझे कितनी भी जी जान लगानी पड़े। हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर जाते हैं, मतलब वो पूरे इंडिया वाइज ट्रेवल करते हैं, एक एक कंपनी में जाते हैं, उनसे नीड्स पूछते हैं, फिर उनको रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ तक आने के लिए, उनको आना जाना ये सब सिस्टम बनाना करना और उनसे लिंकेज स्टेब्लिश करना, यहाँ तक लेके आना, और बच्चों को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप में प्लेसमेंट यूं ही नहीं हो जाता। फिर क्या होता है, फिर बच्चों की मेहनत है, फिर वो बच्चे हमारे वहीं जाके एलुमनी बन जाते हैं, कल को फिर वही लोग सिलेक्शन करने आ जाते हैं। तो एक तो साइकिल है जो चलता रहता है। अगर आप बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करोगे और बच्चा मेहनत से काम करेगा तो 100% ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पर सर ब्रांच सिलेक्शन की मैं बात करना चाहता हूं कि अब जो इंजीनियरिंग का जो फाइनल चीज है वो होता है ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच सिलेक्शन बच्चे को नीड बेस्ड करना चाहिए। जैसे नीड बेस्ड ऐसा ब्रांच सिलेक्शन करना चाहिए कि सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि उसका कोई जानकार या उसका कोई अच्छा आदमी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, उसको उस ब्रांच में लाइकिंग है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको उसी ब्रांच में जाना चाहिए। सपोज करो उसका ब्रदर या कोई भी उसी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कर रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी इजीली एक्सेस हो जाएगी। दूसरी चीज, उसकी चॉइस क्या है, मतलब उसकी नीड क्या है। बिल्कुल, जैसे किसी बच्चे की नीड है कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करके बिजनेस करना है, तो उसको फिर वैसी ब्रांच लेनी चाहिए जो उसको आगे जाके बिजनेस में हेल्प करे। किसी को लगता है कि मेरे को तो ये जो है ना, मेरा मैथ्स का पार्ट कमजोर, मेरा बायो का पार्ट स्ट्रांग है, तो उसको उस तरीके की इंजीनियरिंग करनी चाहिए। किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्टेड है तो उसको वो लाइन लेनी चाहिए, और किसी को लगता है कि मुझे मशीन्स में इंटरेस्टेड है उसको मैकेनिकल लाइन लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सब लाइंस में है, लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन चीजों में ज्यादा स्कोप है। एक डाउट और रहता है सर कि कुछ जो स्टूडेंट्स बायो बैकग्राउंड से 12th की परीक्षा पास कर लेते हैं, उनको कभी कभी ये लगता है कि शायद वो इंजीनियरिंग नहीं, वो बिल्कुल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हमारे एक बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच है, और वो ब्रांच बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच में जब बच्चा एडमिशन ले लेता है बायो बैकग्राउंड का, तो उसके तुरंत बाद में इतनी गवर्नमेंट जॉब है, इतने गवर्नमेंट इंजीनियर, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान है, तो इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए सरकारी में है कि हमारे पिछले 3-4 बैच में लगभग वो मैक्सिमम बच्चे उनमें से जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। ये हिडन ब्रांच है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो तुरंत आप बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन लो और आपके रास्ते ओपन आगे के लिए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि किसानों को जो है उनकी आय को बढ़ाना है और उनको ये करना है। उसके लिए उनको क्या है कि इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तो जनरली अगर आप लोगों को ये लगता है कि बीटेक इन एग्रीकल्चर करके आप किसान की जिंदगी जिएंगे, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आप एक रॉयल लाइफ जीते हैं। आप एग्रीकल्चर कंपनीज जैसे इफको, क्रफको, यारावीरा जैसी कंपनीज में, या सीड्स या फर्टिलाइजर्स की बड़ी इंडस्ट्रीज में आप अपना एक सुपर डिमांडिंग करियर बना सकते हैं दोस्तों, बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद भी। और उसके अलावा जैसे आप अब कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका तो कहना क्या, हर दिन आप चारों तरफ देखते हो कि एआई में कितना काम हो रहा है, कंप्यूटर्स में कितना काम हो रहा है। तो ये तो काम अभी कुछ भी नहीं है, ये तो काम 10-20 साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस लाइन में, कंप्यूटर साइंस की लाइन में जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल सर, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग काफी बम्बास्टिक फील्ड है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, और हमारे पास ये दोनों ब्रांचेस इंडिविजुअली भी हैं जी। इनके लिए हमने क्या अपनी लैब से स्पेसिफिकेशंस कर रखे हैं, फैकल्टीज किस तरीके के हैं वो? तो हम लोगों ने डेटा साइंस और इन सब चीजों के लिए जो है जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। इनके लिए डेडिकेटेड लैब्स हैं, इनके लिए डेडिकेटेड फैकल्टी है, इवन कुछ फैकल्टीज IIT पास आउट भी है। इस क्वालिटी कॉन्शियस लेवल पे हम लोगों ने फैकल्टीज रख रखी है। तो बच्चे को जो उसमें चाहिए इनपुट और जो इंडस्ट्री लेवल का इनपुट है वो भी उसमें शामिल किया हुआ है। तो बच्चा जो अपने ऐसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस वगैरह की इंजीनियरिंग करेगा तो वो पूरा स्किल्ड होके निकलेगा और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लेके ही निकलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात है, क्योंकि एक विद्यार्थी
थ्योरी तो सीखता है क्लासरूम्स में, उसके लिए एक सुपर गाइडेंट फैकल्टी उसके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ IITN के सुपरविजन में वो लैब्स में प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से सीख पाता है और अपना एक अच्छा करियर बना पाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे यानी कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आपको मिल जाती हैं। मुख्य रूप से सर हमारे पास कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल और सिविल और बीटेक एग्रीकल्चर जैसी ब्रांचेज हैं जहां पर विद्यार्थी अपना करियर बना रहे हैं। जी जी। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा संस्थान जो न सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहे बल्कि आपके भविष्य यानी कि आपके प्लेसमेंट को भी साथ ही लेकर चले, तो आप राजस्थान के अग्रणी संस्थान शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीकर को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।